Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Talagan. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए या सर वाजे साहब की तरफ से डिलीवर किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनको देखा होगा और उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल कि हम तकरीबन 6 टेंसेस को कवर कर चुके हैं। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस तक हमने ये 6 जो टेंसेस थे ये सारे कवर किए। उसके अंदर हमने 5 के पैसिव पढ़े और 6 के एक्टिव पढ़े। जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस था दैट वाज द लास्ट टेंस, देयर वाज नो पैसिव वॉइस ऑफ दैट टेंस according to the native speaker, so we were bound to use only active voice. So right now in this lecture you can learn about another tense which is also very important, present perfect active voice. Dear student, present perfect इंतहाई important tense है, इसको थोड़ा मुश्किल भी माना जाता है, but there will not be any difficulty if you are going to focus. If you are watching the whole of video lecture you would be able to understand very well. So right now it is, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी, उर्दू में हम कहते हैं अलामत, यानी पहचान क्या है। जब हमारे सामने, क्योंकि आवर नेशनल लैंग्वेज इज़ उर्दू, वी आर आल्सो टॉकिंग इन उर्दू इन डिफरेंट स्टेजेस, वी हैव बीन टॉकिंग फ्रॉम मैनी डेकेड इन उर्दू लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज और सिंधी और बलोची, बट we will have to understand it according to our national language which is known as the Urdu language. हमें उर्दू लैंग्वेज के हिसाब से समझना पड़ेगा because in Pakistan उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज. सो डियर स्टूडेंट, अगर उर्दू के अंदर जुमला लिखा हुआ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो व्हाट इज़ द वे टू आइडेंटिफाई that this particular sentence or specific sentence related to present, past or future? What type of sentence is given in this sentence? How can you locate, how can you find, how can you identify? This is very important point. When you would be able to identify, then there will pending less work, तो फिर थोड़ा सा कम काम रह जाएगा. there will be pending, तो क्या रह जाएगा, बहुत ही ना काम थोड़ा रह जाएगा, क्योंकि आपने उसको आइडेंटिटी को देख लिया, आपको आइडेंटिटी क्लियर हो गई है. सो राइट नाउ यू आर ओनली गोइंग टू यूज़ द मेथड दैट हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, देन देयर विल बी ओनली वन इशू फॉर यू. सो हेयर इन दिस लेक्चर इसकी पहचान क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस. मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस. बहुत दफ़ा इसको मिसलीड किया जाता है, यानी मोस्ट ऑफ द बुक्स आर आल्सो मिसलीडिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी हियर, एंड देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स विच आर अटैच्ड टू दिस कॉन्सेप्ट which do not have any power or solid reason why these concepts are attached to this topic. I don't know, I cannot understand. इट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आपको अक्सर ये बताया जाता है कि चुका है, चुकी है, लिया है, लिए. नो डाउट दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू दिस सेंटेंस, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे टू नो अबाउट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट पर्टिकुलर टेंस. आप एक काम करें, अगर आप देखें, अगर हम चुका है, लिया है को कर दें, सिर्फ ऐड कर दें, तो बहुत सारी हमारी ऐसी टर्में हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रही हैं. बेसिकली इसके बारे में एक जुमला लिखा जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काम अभी अभी ख़त्म हुआ है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन सी, यू कैन लुक एट द बोर्ड कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ. इट मीन्स कि ये लगता ऐसा है कि माजी है, लगता ऐसे है क्योंकि ख़त्म हो गया ना, बट इट इज़ नॉट पास्ट. ये पास्ट नहीं है, बट इट इज़ लुक्ड लाइक अ पास्ट. ये दिखाई कैसे दे रहा है? पास्ट की तरह दिखाई दे रहा है. एंड मैनी टाइम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द साइकी और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस
टेंस, काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। अगर काम अभी अभी ख़त्म हो, ठीक है, चुका है तो लिया है इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बट देर आर मैनी अदर टर्म्स विच आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस, विच कैन बी इंक्लूडेड इन दिस, इसके अंदर शामिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पे किया है, दिया है। मिसाल के तौर पे मैंने खाना दिया है, एक ही बात है, दिया है। मैंने खाना लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा दिया है। तो देखें ना, ये कॉन्सेप्ट भी किसके करीब। अब किया, पिया, मैंने चाय पी है। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने चाय पी है, पी आ गया, पिया, किया, लिया, दिया। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो डियर स्टूडेंट, right now it is very important to discuss about the identity of, before moving towards the structure of the sentence, that how the structure of sentence is developed. Before moving toward that thing, it is very important to know about that the what is the real identity of present perfect एक्टिव वॉइस इन उर्दू लैंग्वेज। देखिए, आप एक काम करें, आप सारी चीज़ों से बच जाएंगे, किया है, लिया है, दिया है, चुका है। अगर इन आप सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करो, आप देखो अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये सारे लफ्ज़ जहाँ पे आए और इनके एंड पे है, हैं, हूँ या हो आ जाए, हैं, है या हो या हूँ वगैरह आ जाए, इनके साथ अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, नून गुन्ना, इस तरह के जितने लफ्ज़ हैं इनके एंड पे है, हैं या हो या हूँ आ जाए, इट मीन्स ये किसके अंदर इंक्लूड है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। किया है के एंड पे अलिफ आ रहा है, अलिफ और है। दिया है के एंड पे अलिफ और है। पिया है के एंड पे अलिफ और है। चुका है के एंड पे अलिफ और है। तो ये बात क्लियर हो गई है कि इन सब टर्म्स के एंड पे क्या है, अलिफ और है, छोटी ये और है, बड़ी ये और है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम दो टर्म्स को याद रखें, चुका है और लिया है। तो बेहतर तो यही है कि हम सिर्फ क्या कर लें, अलिफ और छोटी ये और बड़ी ये इनके साथ हैं, हूँ और है को इंक्लूड कर लें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये अब बात क्लियर हो गई कि इसकी जो अलामत है, आइडेंटिटी है, यू शुड नॉट प्रोवेल इन दिस। आपको इधर उधर नहीं फिरना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, ठीक है। यू शुड नॉट मिसलीड अबाउट इट। इसके बारे में आपने मिसगाइड या मिसलीड नहीं होना, बल्कि आपने क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करनी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, एज यू नो वेरी वेल, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में आई हैव टॉक अबाउट मैनी टाइम अबाउट इट, कि मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर काम करने वाला एक होता है। देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन। एक बंदा है जो एक्शन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बंदा मौजूद ही नहीं है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यू आर गोइंग टू यूज़ हैज़। यहाँ पे ये एस है, मैं इसको मज़ीद वाज़ा कर देता हूँ। एस प्लस थर्ड फॉर्म, देखिए इसके अंदर डायरेक्टली क्या आई होती है, थर्ड फॉर्म आई होती है। वैसे आपने इससे पहले यू हैव लर्नड ऑलरेडी अबाउट दैट व्हेन वी मेक passive voice of sentences we are bound to use third form. In every passive voice you are going to use third form of verb. It is compulsory. ये आपको क्या है, कंपल्सरी हमेशा आपने क्या करनी है, थर्ड फॉर्म। यू कैन नॉट यूज़ या यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। यू आर ओनली बाउंड टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट इन दिस टेंस यू आर गोइंग टू यूज़ थर्ड फॉर्म इन एक्टिव वाइज एज वेल एज इन पैसिव वाइज। या एक्टिव वाइज में भी थर्ड फॉर्म होगी और पैसिव वाइज में तो ऑलरेडी आपको पता है, इट इज़ कंपल्सरी, वो तो लाजिम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स दैट देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन। सिर्फ एक बंदा है जो क्या कर रहा है, किसी काम को सर अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पे आप
जब एक बंदा है तो आप क्या करोगे, हैज़ का इस्तेमाल करोगे और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये मैं स्लैश लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि इन सब के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट मीन व्हेन द पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग एन एक्शन दे आर मोर देन वन, द persons who are performing an action they are more than one, वो एक से क्या है, ज़्यादा है। यानी here not only one person who is performing an action, here there are more than one person who are performing an action। यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा बंदे एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो देन बाय द नेटिव स्पीकर वी आर बाउंड बाय द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन से आल्सो दैट यू आर बाउंड टू यूज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये नेटिव स्पीकर हैं जिन्होंने इस ज़बान को इन्वेंट किया है, वो कहते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, इट इज़ नॉट आवर मदर टंग, ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है, इट इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज। We are learning about a foreign language, we are learning about a third or second language। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ पंजाबी पर्सन, तो मेरी पहली ज़बान पंजाबी, सेकंड उर्दू एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश। सो जिसकी उर्दू ज़बान मादरी है तो उसकी जो है सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज, या इसको हम फॉरेन लैंग्वेज कह सकते हैं, या यू कैन आल्सो से इट टारगेट लैंग्वेज, जिसके अंदर आपने टारगेट किया, इसको आप सीख रहे हैं। तो when you are learning a target language, we are bound to use the rule which are given by the speakers of that language। जो उसको बोलते हैं, उन्होंने जो उसको रूल दिए हैं, वो हमने उसको ही क्या करना है, फॉलो करना है। we cannot make addition by ourselves, it is very important point। तो हम क्या करेंगे, हमने जस्ट क्या करना है, हैव का इस्तेमाल करना है। आई और यू को हमेशा मैं अलग लिखता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे आई के साथ भी हैव और यू के साथ भी क्या है, हैव। और सब के साथ विद एवरी सब्जेक्ट, वेदर इट इज़ आई, वेदर इट इज़ यू और ही और शी और इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन, यू आर बाउंड टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर you have learnt about clearly and in detail about the present perfect की आइडेंटिटी क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस क्या है, कि आपने जुमलों को बनाना कैसे है। इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें, मज़ीद मैं पढ़ाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी को पढ़ा। या प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कैसे बनाया जाता है, इसको हमने डिटेल के साथ इसके अंदर सीखा है, पढ़ा है और मैंने बताने की, आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जितना भी सिस्टम ऑनलाइन का है ना, ये है डिफ़िकल्ट, नो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बट कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ है वो तवज्जो देने से बेहतर हो सकती है। व्हेन यू आर पेइंग फुल लेवल ऑफ योर इंटेंशन, देन देयर विल नो प्रॉब्लम, कोई फिर मसला नहीं होगा, देन देयर विल नो प्रॉब्लम। व्हेन यू आर नॉट फोकसिंग एज इट नीड्स, एज इट रिक्वायर्स, तो जैसे इसकी ज़रूरत, अगर इससे आप फोकस नहीं करें तो यू आर गोइंग टू हैव सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो फिर आपके लिए क्या बनेगा, मसला बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, आखिर पे एक बात करना चाहता हूँ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। सारा लेक्चर एक तरफ, तो ये कुछ मैसेजेस होते हैं जो एक तरफ होते हैं। नाउ यू आर ओल्ड इनफ, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर सकें। हम बाज़ औक़ात ना बिला वजह अपने पेरेंट्स के ऊपर ना चीज़ों का बोझ डाल देते हैं। उन चीज़ों की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होती, उन चीज़ों के अलावा भी हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चल सकती है। अभी आप कमाने की स्टेज में नहीं हो, एक 100 रुपये का नोट लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैंने सुना है किसी के मुंह से कि 100 रुपये का नोट एक मन वज़न के नीचे होता है। मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकली पड़ा होता है, ये बात है समझाने के लिए कि उसको कमाने के लिए जितना एक मन वज़न को उठाने पे ताकत लगती है, जितना पसीना निकलता है ना, इतना
एक 100 रुपये को कमाने पे पसीना निकलता है, इतनी एफर्ट लगती है, तब जाके क्या है 100 रुपये का नोट कमाया जाता है। तो उसको लगाते हुए मेरे ख़्याल में ना 2 मिनट भी नहीं लगते। आजकल जो महंगाई है, जैसा दौर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 2 मिनट के अंदर 100 रुपया लग जाता है। बच्चों की चीज़ें लेके आओ, ठीक है, जो ज़रूरत की चीज़ें यू शुड परचेज़, ठीक है, यू शुड इरिटेट योर पेरेंट्स फॉर बाइंग इट, आपको तंग भी कर सकते हैं, यू कैन टीज, बट क्योंकि वो आपकी ज़रूरत की हैं। और जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा चीज़ों का जब आप बोझ अपने पेरेंट्स पे डालते हो ना, तो वो आपको इनकार तो नहीं करते, क्योंकि आप उनका हिस्सा हो, आप उनकी औलाद हो। उन्होंने अपनी खुशियाँ, अपने जो जितनी भी उनकी ख्वाहिशें थी, उन्होंने आपकी खातिर तर्क कर दी। उनको तो अपने बालों में कंघी करना भी याद नहीं रहता, वो आपके लिए सोचते हैं कि वो आपके लिए अच्छे से अच्छा करें। तो फिर थोड़ा सा इखलाकी फ़र्ज़ आपका भी बनता है कि कम से कम उन चीज़ों की डिमांड ना करें जिनकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, और आप खामखा उन पे बोझ डाल रहे हैं, और वो चाहते हुए या ना चाहते हुए उनको पूरा करेंगे, तो फिर उनके लिए मसाइल बनेंगे। तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उन पे ऐसे बोझ ना डालें, अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द चाहने वाले लोगों का ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल रखना है। शुक्रिया।